नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए। समाचार चैनल पर सिर्फ एक बात का रट है कि कल कौन सरकार बनाएगा। राजनीतिक दलों में जिन्होंने 5 सीट पर भी चुनाव लड़ा है, मुख्यमंत्री वही बन रहे हैं। कल 12-1 बजे तक यह खेल तमाशा चलेगा। अगर आपको किसी कॉमेडी चैनल पर बढ़िया और साफ सुथरा कॉमेडी नहीं मिल रही है तो कृपया आप समाचार चैनल देखिए, क्योंकि वहां पर कॉमेडी हो रहा है। मैं अपने चैनल पर कॉमेडी नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बनाता, बताता या सुनाता हूं जो किसी और चैनलों पर नहीं होता है। जैसे कि मेरा आज का विश्लेषण है, आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, यह दावे के साथ मैं कह सकता हूं। आप सारा चैनल घूम के आइएगा। मित्रों, मेरा मानना है कि चुनाव 5 राज्यों में संपन्न हो गए। चुनाव में जो मुद्दे उठे, जो भाषणबाजी हुई, जो लोगों ने कहा सुना, क्या आप उससे प्रसन्न हुए? मैं तो नहीं हुआ था। अगर मैं नहीं हुआ तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद आप भी न हुए होंगे, क्योंकि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और समझ में आप मुझसे कई गुना ज्यादा है। मैं तो आपके पासन में भी नहीं हूं। अब मैं विस्तार से बताता हूं कि मैं क्यों नहीं प्रसन्न हुआ, और आपको पूछ रहा हूं कि क्या आप प्रसन्न हैं। प्रश्न शुरू करते हैं। मित्रों, 5 राज्यों में चुनाव हुआ। राजनीति में हर आदमी, कोई 500 रुपये में सिलेंडर दे रहा है तो कोई मुफ्त में दे रहा है। किसी ने 2 किलो चावल बोला तो किसी ने 200 यूनिट बिजली बोला। मतलब वो तमाम चीजें जो आपको पंगु बना सकती है, आपको अपाहिज बना सकती है, आपको लापरवाह बना सकती है, वह सब चीजें आपको दी गई, देने की दावा की गई, दी भी जा रही है कई जगह और कई बार। लेकिन क्या इससे इंसान लापरवाह नहीं हो सकता है? मान लीजिए कि मैं हूं, मेरी सरकार मुझे रहने का घर दे दे, जो सरकारें दे रही हैं, मुफ्त में अनाज दे दे, जो दे रही हैं, मुफ्त में बिजली दे दे, जो दे रही हैं, मुफ्त में पानी दे दे, जो दे रही हैं, तो फिर मुझे और कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? रहने के लिए घर हो गया, खाने के लिए भोजन हो गया, आपसे बात करने के लिए बिजली मिल रहा है, तो मैं क्यों कुछ करूंगा? और अगर मैं क्यों कुछ नहीं करूंगा तो क्या राष्ट्र विकास करेगा? समग्र राष्ट्र की जो विकास की भावना हम कर रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेके जाएंगे, तो क्या यह संभव हो सकेगा कि 140 करोड़ लोग में से 140 करोड़ लोग अपाहिज बन जाए, कुछ ना करें, क्योंकि उनको खाने का मिल रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है? तो क्या यह हो सकता है? अब आप कहेंगे कि भाई हमारी सरकार है और हमको दे रही है, तो तुमको क्या दिक्कत है? आज चर्चा यही पे है और इन्हीं विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि जो लोग आपको मुफ्तखोरी की बीमारी से ग्रसित करवा रहे हैं, वो आपका भला नहीं चाह रहे। पता ना उनका क्या उद्देश्य है, उनके मन में क्या ऐसा है, क्यों वो आपको लापरवाह बना रहे, मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ यह जानता हूं कि शायद यह आसान टारगेट है और आप आसानी से उनके ट्रैप में फंस जा रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है। मित्रों, क्या है, आपने किसी राजनीतिक दल को मुफ्त शिक्षा और समान शिक्षा का दावा करते सुना है? किसी भी राजनीतिक दल का चुनावी मुद्दा रहा है कि आप मुझे वोट दीजिए, मुझे सरकार में लाइए, मैं आपको समान शिक्षा और मुफ्त शिक्षा दूंगा। क्या है, आपने किसी भी राजनीतिक दल को यह कहते सुना है कि आप मुझे सरकार में लाइए, मैं आपको मुफ्त में स्वास्थ्य दूंगा, समान स्वास्थ्य दूंगा? क्या है, आपने यह बात किसी भी राजनीतिक दल को कहते बोलते सुना है? वो इसलिए नहीं सुना है कि अगर आप पढ़ जाएंगे तो आपकी समझ बढ़ेगी, फिर आप समझेंगे कि भाई यादव तो मैं भी हूं, तो लालू प्रसाद का लड़का ही मुख्यमंत्री क्यों बनेगा, मैं क्यों नहीं? दलित तो मैं भी हूं, तो मायावती के बाद मायावती का भतीजे को राजगद्दी क्यों दिया जाएगा? ये राजा की गद्दी थोड़ा है कि बाप के बाद बेटे को मिलेगा, बेटे के बाद उसके बेटे को मिलेगा। यह आप पूछने लगेंगे। अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपका तन स्वस्थ होगा, आपका मन स्वस्थ होगा, तो आपका फ्री माइंड से इन सब चीजों को विचार करेंगे और कोई भी सत्ता, कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल
प्रश्न पूछने की इजाजत आपको नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप पूछेंगे तब तो बहुत कुछ पूछेंगे और वो सब चीज पूछेंगे जिससे वो अनकंफर्टेबल होंगे या वो चाहेंगे कि आप ना पूछे। इन्हीं वजहों से सरकारें आपको वो चीजें मुफ्त में नहीं देगी जिससे आपका समझ बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको लास्ट टाइम कब यह सुनने को मिला कि कोई राजनीतिक दल, मान लीजिए कि आज केंद्र में भाजपा सरकार में है, तो क्या कांग्रेस को यह कहते आपने सुना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद 5 एम्स बढ़ गए? मैं ये एक अनुमानित बोल रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है कि 5 एम्स बढ़ेंगे 50, मैं एम्स की गिनती नहीं कर रहा हूं। मैं आऊंगा तो इसको 50 कर दूंगा। क्या है आपने किसी राजनीतिक दल को सुना है कि भाई इसके पहले वाले जो पार्टी शासन कर रही थी वो 500 किलोमीटर सड़क बनाई थी, मैं 5000 किलोमीटर बनाऊंगा? क्या है आपने किसी सरकार को यह सुना है कि भाई पहले वाली सरकारों ने इतना ज्यादा स्कूल बनाया था, मैं इससे इतना ज्यादा स्कूल बनाऊंगा? क्या है आपने इन विषय पर किसी को कहते सुनते किसी भी राजनीतिक दल को सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि यह मुद्दा ही नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज में सामंजस्य, यह मुद्दा नहीं है। एक राजनीतिक दल कहती है कि फलाना जात वाला आपका दुश्मन है, दूसरा वाला कह रहा है कि इसके जात वाले के बाप ने आपको सताया था, इसके पूर्वजों ने हमको परेशान किया था। परेशान किया था कि नहीं किया था इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कोई नहीं देता, कोई एविडेंस उनके पास नहीं है, मुंह से कह रहे हैं और आप मुंह से सुन रहे हैं। तो कोई किसी देवता को गाली दे रहा है तो कोई किसी आराध्य को गाली दे रहा है। मतलब चुनावी मुद्दा बेमतलब का मुद्दा है। सबसे महत्वपूर्ण जो पीड़ादायक मुद्दा है जो कानूनन गलत है, लेकिन कोई आदमी इसको मानता ही नहीं। कानून के किस किताब में लिखा है कि आप मेरा पैसा दूसरे को देंगे? यह कहीं नहीं लिखा है। तो जब मुफ्त में राशन दी जाती है, मुफ्त में बिजली दी जाती है, तो क्या वो राजनीतिक दल के लोग जो इस बात की घोषणा करते हैं वो अपने घर से देते हैं, अपने पार्टी कोष से देते हैं या राजकोष से देते हैं? तो राजकोष में तो मेरे टैक्स का भी पैसा गया हुआ है, तो मैंने तो टैक्स दिया था स्कूल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, मुफ्त में राशन देने के लिए तो मैंने नहीं कहा था। और अगर क्या मेरा पैसा इस्तेमाल लिया गया है तो मुझसे कंसेंट दी गई, मेरे से पूछा गया कि भाई जो आप कर के रूप में पैसा देते हैं या हम आपसे वसूल लेते हैं, उस पैसे का मैं वोट खरीदूंगा। पैसा मेरा लगा, वोट आप खरीद रहे हैं, सरकार में आप आ रहे हैं, सत्ताधीश आप बन रहे हैं, सत्ता का मलाई आप चाट रहे हैं, पैसा मेरा लग रहा है। क्योंकि किसी राजनीतिक दल के घर का कोई पैसा तो लगता नहीं, बल्कि बहुत जगह ऐसे मामले आए हैं कि मुफ्त लैपटॉप बांटा गया है, लैपटॉप बांटने वाली सरकार ने उसमें इतना रुपए का घोटाला कर दिया। अब दिल्ली में दारू का दुकान मुफ्त में खोला गया था, उसमें कितना दारू का घोटाला हुआ ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे जेल जा रहे हैं, मठाधीश भी जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दे रहे हैं, जिसका 200 यूनिट तक का बिल आता उनका बिल नहीं आता। लेकिन वो जो बिजली 200 यूनिट का कंपनियां एडजस्ट करती हैं वो हमारे पैसे से करती है, जिनका 200 से ऊपर आता है। हमारे से पैसा वसूलने की इजाजत किसने दी? मेरा पैसा किसी और को देने की परमिशन किसने दिया? यह गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। लेकिन राजनीति में रहने वाले लोग ही गैर संवैधानिक काम करते हैं, जिनको संविधान का संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस पर कोई प्रश्न क्यों नहीं उठाता? और इसमें कोई कोर्ट कचहरी भी देश में है, मैं कहीं नहीं देखता। कोर्ट तो इस बात में व्यस्त है कि दिवाली में पटाखा छोड़ा जाएगा कि नहीं, होली में पानी से खेला जाएगा कि नहीं, हम रंग उड़ा सकते हैं कि नहीं। लेकिन कोर्ट कहीं नहीं पूछती कि भाई जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी गई है वो उसका पैसा कहाँ एडजस्ट किया गया है, और नहीं किया गया तो बैलेंस शीट में कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मैं 200 यूनिट घाटे में काम करूंगा। मेरा पहले 50 रुपए कमाई था, 200 यूनिट चले जाने से 300 रुपए कमाई है, तो मैं 200 रुपये हर बार घाटा करूंगा। क्या ये रिलायंस के बैलेंस शीट में, ये दिल्ली के विद्युत वितरण कंपनी के बैलेंस शीट में चेक किया गया कि वो उसका घाटा आ रहा है, तो वो घाटे की पूर्ति कहां से कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा तो पिछले 3-4 साल से जो 200 यूनिट बिजली दी जा रही है वो घटते घटते उसका बैलेंस कहां तक आया है, या कोई पूछ रहा है? अगर नहीं पूछ रहा है तो 200 यूनिट मुफ्त देने के बाद भी कंपनी मुनाफा में जा रही है, तो हमको रिलीफ क्यों नहीं मिला जिनके यूनिट को 7 यूनिट, 7.25 यूनिट और 8 यूनिट रुपये प्रत्येक यूनिट कर दिया गया है। मेरे घर में मेरे गाड़ी पार्क के लिए एक शटर लगाया गया है, वो कभी बल्ब इस्तेमाल नहीं होता, गाड़ी आती है शटर, अब तो शटर में भी गाड़ी नहीं, मैं बाहर खड़ा करता हूँ। लेकिन 340 रुपया उस मीटर का किराया आता है।
कि आपका वो दुकान है जी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गया, आप गाड़ी खड़ा करते हो, वो 340 रुपया हमारे से लिया जाता है, हमारे से कई लोगों से लिया जा रहा होगा। कोई पूछ सकता है कि भाई एक शटर पर कोई और कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती, वहां दुकान नहीं चलता, ऑफिस नहीं चलता, कोई किराया वहां से नहीं आता, ना कोई किराया लिया जाता है, तो सिर्फ एक शटर का 340 रुपया महीना किराया किस लिए वसूला जाता है? इन सब विषय पर चर्चा ना तो कोई समाचार चैनल करता है, ना राजनीतिक दल करता है। इस समाचार चैनल की तो मजबूरी है, उसके हाथ बंधे हैं। उसे तो जो सरकार कहेगी उसी पर डिबेट करेगा। सरकार को अनकंफर्टेबल करने वाली कोई प्रश्न वो नहीं करेगा। और समाचार चैनल ये कैसे पूछ सकता है कि आप मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को भोजन क्यों देते हैं, क्योंकि कोरोना तो खत्म हो गया। भाई कोरोना काल में आपने मुफ्त में भोजन दिया, आप बधाई के पात्र है, पूजा के पात्र है, आपकी जितनी तारीफ हुई है कम है, क्योंकि उस वक्त तो कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, उसको भोजन की कमी आ गई थी, क्योंकि उसका दुकान बंद हो गया था, बिजनेस वाले का बिजनेस बंद हो गया था, कमाई वाले का कमाई बंद हो गया था, निजी सेक्टर में काम करने वाले कई लोगों को तनख्वाह बंद हो गया था। तो वो क्या करता, वो परेशान था। आप सरकार के रूप में उसका साथ दिए, उसको भोजन दिए, बधाई के पात्र हैं। लेकिन कोरोना को तो गए कितना दिन हो गया, आप तो ये अठान पठान के फिल्में 2-2, 5-5, 100, 1,000 करोड़ के बिजनेस कर रही है, वो भारत के लोगों से करी, तो कोरोना का तो इफेक्ट खत्म हो गया। तो जब कोरोना का इफेक्ट खत्म हो गया तो वो कोरोना वाला चीज को विड्रॉ क्यों नहीं किया गया? भाई सरकार जो चीज कर देती है उसको विड्रॉ क्यों नहीं करती? एक हंसने वाली बात कर रही है या गुस्सा वाला, आप सोचिएगा। कॉमनवेल्थ गेम में जो घोटाले की वजह से घाटा हुआ, तो सीएनजी का 12 रुपया रेट या 28 रुपया रेट, मुझे ध्यान नहीं है, बट ऐसे कुछ, या तो 12 रुपया या 28 रुपया सीधे बढ़ाया गया था। और कहा गया था कि ये कुछ दिन के लिए है, कॉमनवेल्थ गेम में जो पैसा खर्च हो गया उसकी वसूली के बाद ये बंद कर दिया जाएगा। कॉमनवेल्थ खेल खत्म हो गया, उसके बाद कई तरह के खेल खत्म हो गए, कई तरह के घोटाले के खेल हो गए, कई तरह के राजनीतिक खेल हो गए। लेकिन सीएनजी का दाम आज कहीं कहीं तो, मतलब मैं उत्तर प्रदेश में गया था, लखनऊ में, तो मैं मतलब बड़ा परेशान था कि पेट्रोल वहां 94 या 95 रुपये लीटर है, और 93 रुपया की 94 रुपये गैस है, सीएनजी है। तो सीएनजी और पेट्रोल में 1-1.5 रुपया का अंतर है। दिल्ली में भी कम वैसी स्थिति वही है, 70-80 रुपया का पेट्रोल है, 80 रुपये के करीब का सीएनजी है, और 90 रुपये का पेट्रोल है, 10 रुपये का अंतर है। मतलब घाटा आज तक पूरा नहीं किया गया है। क्या किसी राजनीतिक दल ने इसको मुद्दा बनाया? और किसी भी सरकार ने कहा कि भाई इन सब हम विचार करेंगे, क्योंकि कॉमनवेल्थ का घाटा तो पूरा हो गया है, अब हम सीएनजी को आमजन के लिए होती है तो हम उसको थोड़ा रिलीफ देंगे। जब तक देश के राजनीतिक दल तुमसे ज्यादा सड़क बनाएंगे, तुमसे बढ़िया अस्पताल बनाएंगे, तुमसे बढ़िया शिक्षा संस्थान खोलेंगे, को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक हम मुद्दों से प्रसन्न नहीं होंगे। वीडियो बंद करने से पहले एक घोर ऑब्जेक्शनेबल बात कह देता हूं, जो कल से आपको सुनने को मिलेगा। लोकतंत्र में समानता का अधिकार है, मतलब गुलामी प्रथा खत्म हो गई है, हमको कोई गुलाम नहीं बना सकता, या कानून में नहीं है। लेकिन आज ही राजस्थान से खबर आई कि राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री, जो कल से मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह तो कल से ईवीएम का बटन बताएगा। 2-3 जब इस टाइम में आपसे बात करूंगा, स्पष्ट हो चुका होगा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने आज ही कोर कमेटी की बैठक की और जितने विधानसभा के उम्मीदवार थे सब लोगों को बुलवा लिया। मतलब उनको आज से ही बधुआ बना दिया गया। और कल शाम होते होते आप सुनेंगे कि विधानसभा के चुनाव में जीते उम्मीदवारों को भेड़ बकरियों की तरह से बसों में ठूस करके उनकी मर्जी के विरुद्ध राजस्थान से बाहर या राजस्थान के किसी रिसोर्ट में बंधक बना दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। वो ना तो घर से बात कर सकते हैं, ना परिवार से बात कर सकते हैं, उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया गया। मतलब जिस तरह से कानून में नजरबंदी होता है, अपराधियों को कहा जाता है कि ठीक है अब जेल नहीं जाएंगे तो आप अपने घर में ही नजरबंद हैं, मतलब होम अरेस्ट है, सबके सब होम अरेस्ट कर ले जाएंगे। और अब उनकी मर्जी नहीं चलेगी, वो नेता जो चाहेगा वो करेंगे, और भेड़ बकरी की तरह से गिरफ्तार करके ही अंदर विधानसभा में जाएंगे, वहां से गिरफ्तार करके बाहर निकलेंगे। मतलब मैं जिसको मतदान दिया हूं वो इंसान अपना खुद का कोई वजूद नहीं रखता, नेता उसको गिरफ्तार करेगा तो गिरफ्तार है, नेता उसको भेजेगा तो वो जाएगा। यह लोकतंत्र के लिए खतरा। जब आपको अपनी बारी आती है तो आप लोगों को गिरफ्तार करवा लेते हैं, और जब मेरी बारी आती है तो मेरा सुनते नहीं है। तो क्या मैं प्रसन्न हूं इस चीज से? और अंत में यह कि लोकतंत्र में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है।
और जब तक निचले बेंच के लोगों को तैयार नहीं किया जाएगा तब तक बेंच स्ट्रेंथ आपकी मजबूत नहीं होगी। भारतीय क्रिकेट से सीखिए, बीसीसीआई के कोच से, उसके मैनेजर से, उसके सीईओ से कुछ पूछताछ कीजिए। आप तो बीसीसीआई में आपका अपना बेटा भी है। बीसीसीआई ने ऐसा बेंच स्ट्रेंथ तैयार किया था कि विश्व कप क्रिकेट के खत्म होते T20 शुरू हो गया था, ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर नहीं गई थी, यहीं पर रही है। करीब करीब टीम पूरी बदल दी गई है और T20 में हमने धूल चटा दिया, इसलिए कि हमारा बेंच स्ट्रेंथ मजबूत था। राजनीति में भी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करने की जगह खराब किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। अब की बार का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ा। अब हार होगी तो वहां का नेता हारा है, जीत होगी तो राहुल जी की कृपा से। और ईवीएम तो जिम्मेवार ठहराया जाएगा। हार में ईवीएम दोषी है, स्थानीय कार्यकर्ता दोषी है और जीत सिर्फ राहुल गांधी की है। वही हाल भाजपा का। अगर हारा जाएगा तो मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान से लोग उब गए थे इसलिए हार गए, रमन सिंह सक्रिय नहीं हुए इसलिए हार गए, वसुंधरा राजे सिंधिया ने भीतरघात कर दिया इसलिए हार गए, और अगर जीत गए तो नरेंद्र मोदी की वजह से जीते हैं और कोई कारण नहीं। यह लोकतंत्र में एकाधिवाद और अधिनायकवाद की तरफ लेके जा रहा है, डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रहा है, व्यक्ति पूजक के लेकर तरफ जा रहा है। लोकतंत्र के लिए यह अशुभ है, खतरनाक है और इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षय होगा, नाश होगा। जब तक यह सब चीज मिटेंगी नहीं तब तक मैं चुनावी मुद्दे का समर्थन नहीं कर सकता, जब तक हमारा मुद्दा नहीं आएगा। हालांकि मैं जातिगत आरक्षण और जातिगत जनगणना का भी विरोधी हूँ क्योंकि इससे देश के टूटने का खतरा है। लेकिन जब मैं ये कहूंगा तो आप कहेंगे कि आप क्षत्रिय हैं और आप इसलिए जातिगत आरक्षण और जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको प्रमुखता से नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन जो उसके पहले जितना मुद्दा मैंने उठाया था उसमें कोई क्षत्रिय, दलित, शूद्र, अगड़ा पिछड़ा मतलब नहीं है, वो राष्ट्र मतलब है। ये राष्ट्र रहेगा तभी आप रहेंगे। इस पर विचार जरूर करिएगा कि आपका नेता आपका मुद्दा उठाता है या अपने मुद्दा उठाता है, और आप जिसको नेता बनाकर भेजते हैं उसकी कोई अस्तित्व है, कोई सम्मान है, या वो भेड़ बकरी की तरह से गिरफ्तार करके रखा जाता है। अगर आपको विचार आ जाए, समझ आ जाए तो एक काम जरूर करिएगा, समय आए तो इस पर विरोध करिएगा। कोई नेता है तो बताइएगा कि हमने गुलाम नहीं भेजा था, तुम गुलाम किस लिए हो गए। और मेरा हौसला भी इसी में है कि सबसे पहले तो आप साथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करेंगे तो आपके माध्यम से वो लोग भी जान जाएंगे जो लोग घर में बैठे रहते हैं, मुद्दों को लेकर के बाहर में विरोध नहीं करते, लेकिन वीडियो जरूर देखते हैं, फेसबुक यूट्यूब जरूर चलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा विहीन राजनीति का विरोध कीजिए और सार्थक और मतलब वाला मुद्दा उठाने का इंडोर्स कीजिए। धन्यवाद।